जैन साथियों, मैं अभिषेक रावत स्वागत करता हूं आपका वेदांत अकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं आपके साथ वैक्सीन सीरीज में साइंस को लेकर डिस्कस कर रहा था। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है ना। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से किसी एक को चुनना है और वो आपका सबसे अधिक ज्वलनशील होना चाहिए, सबसे अधिक जलने वाला होना चाहिए। पहला ऑप्शन है रुई, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है ऊन, चौथा है रेशम। तो देखो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये तीनों के तीनों आपके प्राकृतिक रूप हैं। वट जो नायलॉन है यह कृत्रिम रूप है, मानव के द्वारा बनाया जाता है। जो मानव के द्वारा बनाया जाए वही तो कृत्रिम है ना। जैसे आप अपनी गाय भैंस को रस्से से बांधते हो ना, जो आप बोलते प्लास्टिक वाला जैसा रस्सा होता ना, वही वाला रस्सा नायलॉन है। नायलॉन के जूते भी आते हैं, नायलॉन के तो आजकल ट्रैक सूट भी आने लगे पहनने के लिए, तो वो नायलॉन होता है। और इन चारों में से नायलॉन आपका सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ होता है। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। चलिए आपको मैं बता दूं एक चीज़, यदि बर्फ है और बर्फ को आप थोड़ी सी या थोड़ा सा तापमान दे रहे हो, तो उस तापमान देने से बर्फ संकुचित होता है। मॉलिक्यूल उसके पास पास आते हैं, H2O के मॉलिक्यूल पास पास आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब कोई भी पदार्थ के मॉलिक्यूल पास पास आए, चाहे आप उसका दाब बढ़ाओ चाहे ताप बढ़ाओ, दाब बढ़ाओ चाहे ताप बढ़ाओ, यदि उसके मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं तो उसका गलनांक हमेशा कम होगा, अर्थात घटेगा। तो इसके मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं तो इसका गलनांक कैसा होगा, कम होगा। और जिनके मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं, प्रेशर देने पर, ताप देने पर, उनका गलनांक हमेशा बढ़ेगा, है ना। तो इधर पर इसका गलनांक घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर्योदय या सूर्योदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। इसका भी बहुत शानदार एग्जाम्पल है, प्रकीर्णन, है ना। लेकिन इसने पूछा लाल क्यों दिखाई देता है, तो लाल प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। मैं आपको बता देता हूँ इसका रीजन क्या है इसके पीछे। देखो मैं आपको बता दूं कि ये रहा आपका प्रिज्म, ये रहा आपका प्रिज्म, है ना। और इस प्रिज्म से मैंने गुजारा किसको, तो आंसर करना है आपको व्हाइट लाइट को। ये मैंने लाइट ब्लू में लिए, लेकिन ये कैसी है, व्हाइट लाइट। श्वेत प्रकाश को मैंने इस प्रिज्म से गुजारा। जैसे ही श्वेत प्रकाश प्रिज्म पे पड़ता है, यह अपने 7 रंगों में टूट जाता है। 1 2 3 4 5 6 और 7 रंगों में टूट जाता है। इन्हें 7 रंगों को आप एक पट्टी पर प्राप्त कर लेते हो, है ना। इस प्रक्रिया को आप बोलते हो वर्ण विक्षेपण। देखो भाई, प्रकाश का मूल मार्ग क्या होना चाहिए था, ए वाला, इस दिशा में जाना चाहिए था। बट यह मूल मार्ग में ना जाकर अपनी दिशा से क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है, विचलित हो रहा है ना। तो देखो, और ये जो 7 रंग होते हैं यहाँ पे किस क्रम में होते हैं, तो आंसर करोगे विबजियोर में, VIVGYOR। ऊपर वाला रेड है, नीचे वाला वायलेट है, इस क्रम में होते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये रेड है और ये वायलेट है, ये मूल मार्ग है किरण का। तो सबसे कम विचलित कौन सा रंग हुआ आपका, लाल वाला। और सबसे ज़्यादा विचलित कौन सा हुआ, तो आंसर करोगे आप वायलेट वाला, ज़्यादा विचलित हुआ। अच्छी बात है ना। और एक बात यहाँ से निकल कर आई है, और मैं आपको वो बता देता हूँ कि जो भी रंग सबसे अधिक ज़्यादा विचलित होगा उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। प्रकीर्णन का अर्थ ही होता है फैलना। क्या होता है, फैलना, अर्थात वो सबसे अधिक फैलेगा। और वो फैलेगा कौन, तो आंसर करोगे आप वायलेट फैलेगा, रेड नहीं फैलेगा। तो देखो, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो आपकी सूर्य की पोजीशन होती है वो एक्सट्रीम लेवल पर होती है, सबसे अधिक होती है जहाँ पर आप हो। आपसे यदि सूर्य कभी भी दूर की स्थिति में होता है तो वो है सूर्योदय और सूर्यास्त, है ना। उसके बाद तो सूर्य चढ़ता है ना, तो वो पास आ जाता है। और दोपहर के टाइम पे तो सबसे निम्नतम दूरी होती है आपकी सूर्य से, इसीलिए फिर आपको सूर्य लाल नहीं दिखाई देता। सभी रंगों को
बराबर प्रकीर्णित करता है उस टाइम पे। लेकिन सूर्योदय सूर्यास्त के समय भी प्रकीर्णन तो होता है रंगों का, लेकिन सबसे अधिक प्रकीर्णन इसका हुआ तो ये तो सबसे ज़्यादा फैल गया। ये बैगनी आपके पास तो आ नहीं पाएगा, लाल फैलता तो है लेकिन सबसे कम फैलता है, और लाल रंग की तरंग दर्द सबसे ज़्यादा होती है। तरंग दर्द का अर्थ होता है कि सबसे अधिक दूरी तय करता है। तो लाल रंग दूरी अधिक तय करता है, बैगनी दूरी कम तय करता है। बैगनी ज़्यादा फैलता है, लाल कम फैलता है, इसीलिए लाल अधिक दूरी तय करता है और कम फैलता है। 2 पॉइंट ध्यान रखना, अधिक दूरी तय करता है, कम फैलता है, जिससे आपको लाल दिखाई देता है सूर्य। दोपहर के टाइम पे आपको लाल नहीं दिखाई देता है ना, ये इसका रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 4, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। मैं इसको आपको पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ। समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। आप कहोगे समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं, तो मैं बताऊंगा समांतर क्रम में इसलिए जोड़े जाते हैं। ये रहा आपका कूलर, ये रहा फैन, ये रही टीवी, है ना, और इनको मैंने क्या बोला, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। इस क्रम में ऐसे, ये क्रम क्या हो गया आपका, समांतर क्रम, है ना। और इसके अपोजिट में बनाता हूँ कूलर, फैन और टीवी, है ना। और ये क्या हो गया आपका श्रेणी क्रम, ये क्या हो गया आपका यहाँ पर श्रेणी क्रम। ये अब आप बताइए, यदि मैं यहाँ से इस तार को काट दूँ तो कूलर भी आपका चलना बंद हो जाएगा, फैन भी चलना बंद हो जाएगा और टीवी चलना बंद हो जाएगा। यदि इसमें से मैं किसी एक को काटूं तो ये कूलर ही चलना बंद होगा, इसको काटूंगा तो फैन चलना बंद होगा, लेकिन कूलर तो चलेगा, आपका टीवी चलेगा। तो समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है कि यदि किसी एक स्विच को बंद करोगे तो पर्टिकुलर वही बंद होगा, है ना, दूसरा नहीं होगा। और श्रेणी क्रम में ऐसी पिक्चर होती है कि यदि किसी एक को बंद करोगे तो सभी बंद हो जाएंगे, है ना। जैसे आपका कूलर जलने लग गया तो आपका फ्रिज भी जलने का डर रहेगा श्रेणी क्रम में। इसीलिए घरों में विद्युत संयंत्र होते हैं, किस क्रम में लगाए जाते हैं, समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। लोहे में जंग लगना है एक, देखो आप खुद बता दोगे क्या है। देखो ये रहा आपका लोहा Fe, है ना, आयरन। देखो वायुमंडल में आपकी ऑक्सीजन भी उपस्थित है, वायुमंडल में नमी उपस्थित है, अर्थात क्या उपस्थित है, H2O उपस्थित है ना। तो ये लोहा आपका वायु और नमी से क्रिया कर कर बना लेता है फेरस ऑक्साइड, और उसका सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2O। X का मीनिंग होता है यहाँ पर नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। क्या होता है, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। क्या होता है, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, की कितने H2O के मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि कोई डिसाइड नहीं है ना कितने हैं, आप बता नहीं सकते पर्टिकुलर कि इतने हैं। और Fe2O3 हो गया आपका। देखो तो इधर पर आपके ऑक्सीजन कितने हैं, आंसर करोगे 3 है। इधर पर कितने हैं, 2 हैं, तो 3 ऑक्सीजन करने के लिए आप इधर पर 3 लगाओ, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, आंसर करोगे 6 हो गई। तो इधर पे भी आपके 6 ऑक्सीजन होने चाहिए ना मेरे भाई। तो आप इधर पर 3 हैं ऑलरेडी, 2 लगा दो, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गए। अब इधर पर आपके आयरन कितने हो गए, तो आंसर करोगे 2 दूनी 4 हो गए। तो इधर पर 4 लगा दो सीधा सीधा, आयरन आपके 4 हो गए, ऑक्सीजन आपके 6 हो गए। लेकिन इधर पर XH2 है तो आप इधर पर X मॉलिक्यूल ले लो इसके, क्योंकि कोई डिसाइड नहीं है आपको कितने मॉलिक्यूल लेना है ना। इसमें कोई नमी में आप पता नहीं सकते ना कि H2O के कितने मॉलिक्यूल हैं, इसलिए आपका जो फॉर्मूला बनेगा ये है आपका जंग का फॉर्मूला। और ये क्या केमिकल है कि फिजिकल है कि नॉर्मल रिएक्शन है, कि इनमें से कोई नहीं है, तो आंसर करोगे केमिकल है, जो कि आपको सामने दिख रहा है। रासायनिक क्रिया है लोहे में जंग लगना। अच्छा एक और बात पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है कि घट जाता है, तो आंसर करोगे बढ़ जाता है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। फ़ारेनहाइट तथा डिग्री सेल्सियस माप में किस तापमान पर पाठ्यांक समान होगा, इसका आंसर होता है सीधा सीधा -40 डिग्री सेल्सियस। अब वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा होता है। पहले आप देखो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। सेल्सियस रहा आपका डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो कोई भी द्रव सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस में कितने डिग्री सेल्सियस पर कोई भी वाटर आपका फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, अर्थात तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो आंसर करोगे 0 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और मैक्सिमम टेम्परेचर अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस पर यह उबलने लगता है, अर्थात
बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, तो आंसर करोगे 100 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट 100। सेम पिक्चर यहाँ पर होती। अब देखो कितने फ़ारेनहाइट पर आपका जो द्रव है वो उबलने लगता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, नहीं सॉरी उबलने नहीं लगता, जमता है। इस पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपका जो द्रव है वो जम जाता है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर यह उबलने लगता है। अब इनके बीच का अंतर पूछा जाएगा तो आंसर कर देना, देखो घटा दो एक दूसरे को तो आंसर हो जाएगा 180, घटाने पर 180 ही आएगा, है ना। अब आपको बताना है कि किस टेम्परेचर पर दोनों समान होते हैं, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला बना दूंगा इसी से। देखो टेम्परेचर को ज्ञात करने के लिए एक दूसरे से वो फॉर्मूला क्या होता है आपका, पहले डिग्री सेल्सियस को ले लेते हैं, तो ये रहा आपका डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस में से आपको घटाना रहेगा इसके फ्रीजिंग पॉइंट को, तो 0 ही होता है डिग्री सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट द्रव के लिए, और इनके बीच का अंतर क्या है डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो 100 बोलोगे बराबर। सेम पिक्चर यहाँ पर फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट क्या कितना होता है 32 अपॉन अंतर कितना है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 180 है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में आप पुट कर दोगे वैल्यू को तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो मैंने आपको -40 डिग्री बताया आंसर, तो इधर पर देख लेते हैं -40 कैसे होता है ना। देखो -40 आप कहीं पर भी रख दो, -40 यदि दोनों बराबर है मैंने बोला, तो आप फ़ारेनहाइट की जगह पर रख दो, डिग्री सेल्सियस की जगह पर रख दो, किसी एक जगह पर रख दो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं रख देता हूँ डिग्री सेल्सियस की जगह पर, आप फ़ारेनहाइट की जगह पर रख कर देख लेना। मैंने लिखा -40 डिग्री सेल्सियस होता है आपका, इस पर दोनों समान होते हैं, तो -40 -0 है ना, अपॉन आपका 100 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180। देखो 180 में 0 से 0 तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। इधर पर और काट लो तो 2 5 10 और 2 9 18, ठीक है। अब इस पिक्चर को आप सॉल्व कर लो, इस पिक्चर को आप सॉल्व कर लो, इस 0 का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो -40 गुणा 9 ऊपर चला जाएगा 9, ये 5 का गुणा इसमें कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 5 को कॉमन ही रख लो ना, क्या गुणा करना, गुणा कर दो। चलो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 5 का 32 में गुणा करोगे क्या आएगा 0, 3 5 15 और 1 16, 160 आ जाएगा। ये 50 नहीं है ना, इसको 50 मत समझ बैठना, ये 5 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसका करोगे तो क्या आएगा 0 9 चौको 36 360 माइनस में है, ठीक है। अब इसको इधर पर ले जाओगे तो प्लस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो इसको कर दो प्लस 160 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको घटाओगे तो कितना आएगा, सीधा सीधा कितना आएगा 200 आएगा कि नहीं आएगा, 200 आ गया, लेकिन वो भी कैसा है माइनस का, अपॉन ये 5 अब भाग में आ जाएगा इसके कि नहीं आ जाएगा 5, 40 पंचे कितने होता है 200, आंसर आ गया 40 बराबर में क्या है इधर पर आपका डिग्री फ़ारेनहाइट। और मैंने किसकी वैल्यू पुट की थी, तो आंसर करोगे डिग्री सेल्सियस की, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर आपका फ़ारेनहाइट बराबर होता है, ठीक है ना। दोनों का टेम्परेचर एक जैसा होता है। ये वॉल्यू आप याद कर लेना, है ना, हमेशा पूछी जाती है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो मैं आपको बता दूं यदि आपको मालूम नहीं हो कि ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है, तो हमेशा आपको ठोस पदार्थ लगाना है। लेकिन अब आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे ठोस पदार्थ ऑप्शन में से कौन सा है, तो ऑप्शन में चेक कर लो, क्या वायु से ठोस पदार्थ जल है, बिल्कुल है, तो वायु जल है ना, नीति निर्वात हो गए, यहाँ पर निर्वात लिखा है इसने, जहाँ पर वायु ही ना हो। तीनों से यदि देखा जाए ए सी और डी के कंपैरिजन में ये स्टील अधिक कठोर है, तो स्टील में ध्वनि की जो गति है सबसे अधिक होगी या फिर सर्वाधिक होगी। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है ना, तो आपको मालूम है कि आग लग जाती है तो हवा में यह जलना आरंभ कर देता है, क्या कर देता है, जलना प्रारंभ कर देता है, आरंभ कर देता है, इतना तो आपको मालूम है। लेकिन क्यों कर देता है, मेरा आंसर ये है। देखो भाई सोडियम पहले तो वायु से क्रिया करता है ना,
तो वायु से क्रिया करके, क्योंकि इसकी संयोजकता 2 है इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लगाया, Na2O बनाता है सोडियम ऑक्साइड, और यह सोडियम ऑक्साइड देन वायुमंडल में उपस्थित CO2 से क्रिया करके बनाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट। और यह सोडियम कार्बोनेट के कारण जलनशील होता है, तो यह जलना आरंभ कर देता है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। हवा में मत छोड़ना, हवा में जल जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ये तो खानदानी क्वेश्चन है, सबको मालूम है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है भाई साहब? आरबीसी करता है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना नहीं है। आरबीसी आपकी ऑक्सीजन की पूर्ति करता है आपकी बॉडी में। देखो ऑक्सीजन में जो हीमोग्लोबिन है ना, ये हीमोग्लोबिन, आरबीसी का रंग लाल होता है एचबी के कारण, और ऐसे एचबी में O2 घुलता है और CO2 घुलता है ना। तो यह गैसों का परिवहन करता है और ऑक्सीजन की पूर्ति भी करता है आरबीसी। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में, ये तो देखो सीधे सीधे आंसर है 0.8 सेकेंड। इसमें कुछ आपको याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो मेरे हाथ से इधर पर टाइपिंग गलत हो गई, क्योंकि चारों के चारों आपके ये जो रोग हैं कौन से हैं? बैक्टीरिया से होते हैं, और बैक्टीरिया या वायरस या प्रोटोजोआ से होने वाले रोग आपके संक्रामक रोग होते हैं। ये मैंने आपको बताया है। किस किस से? इन्फेक्शियस होते हैं, जो आपके इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं, वो होती हैं आपको वायरस से, वो होती हैं आपको बैक्टीरिया से, वायरस या बैक्टीरिया से, है ना, या फिर आप लिखोगे प्रोटोजोआ से ना। इनसे आपको जो डिसीज होती हैं वो कैसी होती हैं? आपको इन्फेक्शियस संक्रामक। और ये चारों के चारों होते हैं। हैजा होता है आपको विब्रियो कोलेरी से, विब्रियो कोलेरी, इससे आपको हैजा होता है। 6 रोग होता है आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, 6 रोग को अन्य नाम बोला जाता है टीबी, है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। डिप्थीरिया होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, है ना, मैं बोल देता हूँ, याद कर लेना, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी से। और धनुष स्तंभ जो टेटेनस है, ये होता है आपको एंथ्रेक्स टेटेनी से। और हृदय रोग आपको ना तो प्रोटोजोआ से होता है, ना बैक्टीरिया से, ना वायरस से, अर्थात हृदय रोग आपका संक्रामक रोग नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? तो आंसर कर देना ई। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, शुष्क सेल में एनोड क्या होता है ना। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कुछ ऐसा शुष्क सेल होता है आपका, और ये जो पार्ट होता है ये होता है कार्बन का। किसका बना होता है? कार्बन का, है ना, कार्बन का। इधर नहीं, सॉरी, इस शुष्क सेल में आप ये पार्ट जिंक को लो, बीच में ग्रेफाइट की छड़ होती है जो कि वो कार्बन होती है। ये आपकी जिंक की छड़ हो गई पूरी की पूरी, है ना। और इधर बीच में एक छड़ लगी होती है ग्रेफाइट की, और आपको मालूम है कि ग्रेफाइट किसका प्रारूप है? कार्बन का, है ना। और यह ग्रेफाइट आपकी एनोड की तरह कार्य करती है। किसकी तरह है? तो आंसर करना है एनोड की तरह है। और इधर पर जो जिंक है यह कैथोड की तरह कार्य करेगा। अब ये 12th का क्वेश्चन है। अब मैं पूरा का पूरा शुष्क सेल तो बता नहीं सकता यहाँ पे, है ना, उसको अलग टॉपिक है, वो देख लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा कहीं पे भी। तो आपका जो ग्रेफाइट की छड़ है वो शुष्क सेल में एनोड की तरह कार्य करेगी। जस्ता है जो आपका जिंक है वो कैथोड की तरह कार्य करेगी। निम्न में से किस रोग में से रक्त का थक्का नहीं जमता, है ना, अर्थात रक्त का थक्का ना जमना, ना बनना कहलाता है ब्लीडिंग, है ना। तो इसमें से वो रोग होता है आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में होता क्या है? रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता, है ना। अब बताइए रक्त का थक्का नहीं जमता तो कितने हावर के लिए? कम से कम 24 हावर्स के लिए रक्त का थक्का नहीं जमता। तो बताइए जब इतने घंटे तक आपका ब्लीडिंग होगा तो सीधी सीधी बात है व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग भी है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से विटामिन बी कौन सा है? तो सीधे सीधे रासायनिक नाम पूछा है, थायमीन आपका विटामिन बी होता है।
चलो ठीक है ना, इधर पर आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगले क्वेश्चन आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।